नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर में सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो भी कहानियां हैं वह कहानियां हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत सी कहानियां देखी है और आज देख रहे हैं अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार यह प्रेमचंद परंपरा के प्रेमचंद परंपरा के जाने माने एक प्रसिद्ध रचनाकार है और इन जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी जो अपना अपना भाग्य है, इस कहानी के पात्र स्वयं लेखक है और लेखक के मित्र है और वह बालक है जो कि गरीब है। वह उसी बालक के इर्द गिर्द घूमने वाली यह कथा है और इसमें जो है लेखक और लेखक के मित्र है वह नैनीताल आए हैं और वहीं पर यह कहानी पूरी घटित हुई है। पढ़ते हैं कहानी। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रूह के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बरोक टोक घूम रहे थे। यानी जो नैनीताल में मित्र और लेखक के मित्र जो है वहाँ घूमकर निरुद्देश घूमकर ऐसे ही घूमकर वहाँ सड़क किनारे बेंच पर बैठे थे। तो शाम का समय था तो वहाँ जो बादल थे वह बादल भी ऐसे घूम रहे थे। वहाँ नैनीताल ऊंची पर्वत पर है तो ऐसा लग रहा था ऊपर से जो बादल है वह बादल सिर से टकराकर या सिर को छू कर जा रहे हैं और हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। यानी वहाँ कभी जो अंधियारे का जो प्रकाश है उसी में कभी वो नीले दिखते हैं, कभी सफ़ेद दिखते हैं बादल, तो कभी वहाँ अरुण के जैसे यानी सूर्य के जैसे दिख जाते हैं। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। यानी ऐसा लगता है लेखक को कि वे बादल जो है बादल कभी नीले कभी सफ़ेद और कभी सिर को छू जाने जैसे लगते हैं, जैसे लगता हो कि ये बादल हमारे साथ कुछ खेल खेलना चाहते हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। यहाँ पर पीछे पोलो वाला यानी जो हॉकी खेलने का जो मैदान था वह लेखक जिस बेंच पर बैठते थे उसके पीछे के यहाँ मैदान था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम में अनुपम नैनीताल। यहाँ पर वह पोलो का मैदान यानी हॉकी का जो मैदान था हॉकी खेलने का, उसमें ही एक प्रमोद गृह एक मनोरंजन का गृह था। उसमें बाजा बज रहा था, जो भी ढोल था वह बज रहा था, म्यूजिक बज रही थी और उसके ही नज़दीक एक उसके पीछे की भाग में नैनीताल था। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। यानी जो कश्तियाँ जो रिक्शा या टांगे हैं उस प्रकार के जो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर आ रहे थे और लेकर जा रहे थे। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक एक देवी सामने प्रतिस्थान कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ रहे थे। यानी उसकी जो अंग्रेजी जो महिलाएं हैं वह महिलाओं भी वहाँ से प्रस्थान करती है, दौड़ती है, तो कभी चलती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आती है। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलोलान में बच्चे चिलचिलाया मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। यानी जो कुछ अंग्रेज़ लोग हैं वहाँ कुछ विश्राम कर रहे थे, कुछ वहाँ ध्यान कर रहे थे और वही उसके पीछे वाले भाग में जो पोलो का मैदान था वहाँ पर बच्चे चिल्ला कर या ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए या हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन सारी देह एकाग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। यानी वहाँ खेल में जो झगड़ा होता है, मारपीट होता है, वह भी एक खेल का अंश होता है और जो वहाँ के जो बालक है पूरी एकाग्रता के साथ पूरी क्षमता के साथ उसी में लगे हुए हैं।
जैसे कि वह वहाँ का जो खेल है या कोई भी विधा है वह ख़त्म करना चाहते हो। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख़्याल न था। यानी ऐसे खेल रहे थे, आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, भविष्य की न चिंता थी, न भूत का कोई ख़्याल था। हमारे दिन कैसे बीते, आने वाला दिन कैसा है, हमारा स्थिति का कुछ उसको जान नहीं थी। वह खेल में मग्न होकर ही खेल खेल रहे थे। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे, वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। यानी वहाँ शुद्ध तत्काल के प्राणी थे, यानी उस काल के जो शुद्ध बच्चे थे, यानी उनको दुनियादारी का कुछ लेना देना नहीं हो उस प्रकार के, यानी उनको दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आती थी। वास्तविक जीवन क्या है उनको कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चे तो एक भगवान का रूप होते हैं, उसी प्रकार बच्चे वह मग्न होकर हॉकी खेल खेल रहे हैं। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। यानी सड़क पर कुछ पुरुष महिलाएं आ रहे थे और जा रहे थे, जैसे वह प्रवाह में यानी भीड़, उसी प्रकार वो आ रहे थे और जा रहे थे। उसका न और था उस उन उसका न और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। यानी वह कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, इस यह कोई नहीं जानता था। सिर्फ आते हुए लेखक देख रहे हैं। सब उम्र के, सब तरह के लोग उनमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इटलाता निकला चला जा रहा हो। यानी सब उम्र के, बूढ़े थे, बच्चे थे, किशोर थे, तरुण थे, सब कुछ थे। तो मानो कि बाजार में जिस प्रकार सभी प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है, उसी प्रकार उस भीड़ के प्रवाह में, उस इंसानों के प्रवाह में सभी प्रकार के इंसान, सभी प्रकार के नर नारी पुरुष, वृद्ध पुरुष, वर्धत्र भूतपूर्व पुरुष थे, वर्तमान पुरुष थे और होने वाले पुरुष, ये सभी पुरुष या सभी लोग उस प्रवाह में थे। या मानो कुछ बाजार में जिस प्रकार सभी वस्तुएं मिलती थी, उसी प्रकार यहाँ उस प्रवाह में सभी प्रकार के इंसान दिखाई देते हैं। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चितड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। यानी वह अंग्रेज लोग थे और वहाँ जो आपने घोड़ों पर बिठाकर पहाड़ी इलाके में, जो अभी भी उत्तराखंड जो है, वहीं पर जो घोड़ों की पीठ पर बैठकर यात्रियों को उस मंदिर तक छोड़ा जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी है जो कि भारतीय है यार। वहाँ तत्परता से, यानी जो कोई अंग्रेज लोग थे वहाँ घूमने के लिए आते हैं और वहाँ जाने के लिए एक दुम हिलाते थे, यानी वहाँ अपना काम करते थे और उनके आगे पीछे उनकी देखभाल अंग्रेजों की करते थे। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़ पिता उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। यानी जो वहाँ पर जो अंग्रेज़ बच्चे थे वहाँ एक लाल लाल थे, एक टमाटर की जैसा। वहाँ ज़्यादा सफ़ेद रंग होता है उनका, तो वहाँ हमारे यहाँ धूप होती है, हमारे यहाँ तो वो लाल लाल रंग के हो जाती है। और उनके पिता की जो आँखें है वह पीले कलर की थी और वह आँखें फाड़कर पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। यानी उसमें कुछ जो नैनीहाल के भी स्थायी लोग थे जो कि अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चल रहे थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे। यानी अंग्रेज पिता जो अंग्रेजी लोग हैं वहाँ अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे या खेल रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चले थे। यानी उसी में कुछ भारतीय लोग भी थे जो कि अपने बुजुर्गों को चारों तरफ घेर कर, यानी बुजुर्गों के बीच में रुक कर या बैठ कर वहाँ अपनी जो धन संपदा है, यानी पैसा है, जो भी है उसका प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेज रमणिया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। यानी अंग्रेज रमणिया यानी अंग्रेज की जो सुंदर स्त्रियाँ थी वह भी थी, वह धीरे धीरे नहीं जोर से चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। यानी वह धीरे चलती ही नहीं थी, दौड़ती ही ऐसी दौड़
दौड़ती ही चलती थी और ना ही उनको थकान भी नहीं आती थी और न हंसने से मौत भी न आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी पटका कर सकती थी। यानी जो अंग्रेज महिला है वह चलती थी फिरती थी, कसरत भी करती थी यानी व्यायाम भी करती थी। इतना ही नहीं, घोड़ों के साथ साथ जो घोड़े वाले होते हैं उनको भी, भारतीय जो होते हैं उनको भी फटकारती थी, डांटती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि दो दो तीन तीन ऐसे वो टोलियाँ यानी समूहों में आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह अपनी अपनी खुद की ठहरने वाली या रुकने वाली जगहों से परिचित है, उनको उनका मुकाम पता है। उस प्रकार वह चलते जा रहे थे। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभलती हुई साड़ी की कही तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व का स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। यानी यहाँ पर जो भारतीय स्त्री है, कुल लक्ष्मी है, किसी घर की वधू है, वह जो है वह जो भारतीय पोशाक में या भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए सड़क के किनारे खुद को बचाते हुए, दामन बचाते हुए, पूरा ढक कर, सिर से पल्लू ओढ़कर, एक प्रकार वह जो घर की जो मान मर्यादा है उसका ख्याल रख कर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ऐसा सिर पर आंचल ओढ़कर धरती की ओर नीचे गर्दन झुकाकर ऐसा वह चल रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। यह भारतीय स्त्री जो थी उसके साथ ही और एक नमूना था। अपने अकेलेपन को खुरच खुरच कर बहा लेने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। यानी यहाँ पर कुछ वहाँ ऐसे जो लोग थे जो भारतीय थे, वह अपने अकेलेपन को यानी खुद के अंदर जो अकेलेपन है वह अकेलेपन को वह अंग्रेज को देखकर मुंह फेर लेते थे, यानी भारतीयों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर दुम हिलाने लगते थे। यानी कुछ उनकी सहायता करने के लिए अंग्रेज को देखकर कुछ ललचाई सी भावना की तरफ देखते थे। वैसे वे आकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी आकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। वह ऐसे आकड़ कर चलते थे मात्र भारत भूमि को, जो हुकुमशाह है उस प्रकार के लोग थे यह, मानो भारत भूमि को वह इसी आकड़ से कुचल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह ताता एक एक कर क्षीण हो गया। यानी जो ऐसे ही समय बीतता गया और अंधकार हुआ, शाम ढल गई, अंधेरा छा गया। जो बादल थे वह बादल भी सफ़ेद होकर एक जगह आकाश में जम गए और मनुष्य की जो भीड़ ही वह भीड़ भी कम होती गई और कुछ थोड़े थोड़े मनुष्य अब आ रहे थे। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था, हम वही के वही बैठे थे। यानी वह जो इक्का यानी जो घोड़े वाला तांगा होता है, वह आदमी सड़क पर छतरी लगाकर आ रहे थे और वो लेखक और लेखक के मित्र वही बेंच पर बैठे हुए थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। यानी धीरे धीरे बारिश हो रही थी, ओवरकोट भीग गए थे, यानी जो भी कोट थे इन लेखक और लेखक के मित्रों के पास वह भीग गए थे और वह पीछे मुड़कर देखा तो वह लाल बर्फ की तरह निस्तब्ध और सुनना पड़ा था। यानी ठंड के कारण और बारिश के कारण वह पर पड़ा था। अब वह बालक था वहाँ पड़ा हुआ, सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। यानी सब सन्नाटा था, सिर्फ बिजली चमक रही थी आकाश में दीपों की तरह। वह जगमगाहट दो मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर
प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। यानी वहाँ पर जो बिजली चमक रही थी, उन बिजलियों का जो प्रकाश है 2-2 मीलों तक फैल जाता और पूरा वहाँ का जो बिजली की रोशनी से वह प्रकाशमय हो जाता। इतना ही नहीं, वह यदि प्रकाश यदि पड़ता तो वह एक दर्पण सा लगता था और वह जो कांपता हुआ, यानी ऐसा लहराता हुआ कांपता हुआ लहरें लेता वह प्रकाश और किसी प्रतिबिंब की तरह वह चमकता था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाई तारों सी जान पड़ती थी। यानी यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ पर जो रोशनाई बिजली चमकती है तो किसी वो तारों के जैसी लग रही थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनाइयाँ मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। यानी वहाँ पर देखते देखते ही लेखक और लेखक के मित्र है, वह सिर्फ देखते देखते ही किसी अंधकार ने आकर ढक दिया। जो वहाँ की जो बिजली थी, वह बिजली की रोशनाई बंद हो गई, ढक गई और वो जगमगाहट थी बिजलियों की चमकने वाली, वह भी बंद हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। यानी वहाँ के जो पर्वत थे, वह पर्वत भी वो पहाड़ यानी पर्वत भी एक सफ़ेद बर्फ के पीछे छुप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। यानी कोई किसकी पास की भी वस्तु भी न दिखने लगी थी, मानो कोई प्रलय के जैसे स्थिति उत्पन्न हुई। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया, यानी बर्फ वर्षा हो रही थी। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। यानी एक जो घनी बर्फ वर्षा हो रही थी, उसमें वह सभी अस्तित्व संस्कृति को डुबो दिया, ऐसा कुछ लग रहा था। सभी तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता की फैली हुई थी। यानी वह सभी तरफ बर्फ की वर्षा, सभी तरफ एक सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा था। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। यानी वह कोहरा था, चारों तरफ कोहरा छाया था, कोई कुछ दिख नहीं रहा था ठंडी के कारण। और वह कोहरे में जो शबनम की बूंदें गिरती है, वह बूंदें भी गिर रही थी, कोई मार्ग भी दिख नहीं रहा था। ऐसा ही वह सब कुछ सफ़ेद सा दिख रहा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्र का एक मिनट कैसा है, वह सोच रहे हैं, बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। तो तब वह अचानक एक टन टन सी आवाज़ सुनाई देती है। मानो उस लेखक को लगता है कि वह किसी मानो किसी वह किसी मुर्दे 11 बार, यानी 11 बार वह टन टन की आवाज़ होती है, मानो किसी कब्र में से आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। और सभी जो है वह अपने अपने रुकने वाले होटलों में चले गए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला, यानी जो उनके साथ जो दो मित्र थे उनका होटल मिला और वह उस होटल में गए। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए, यानी वह दोनों मित्र जो थे वह अपने अपने कमरों में चले गए और वह वकील थे। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। लेखक और उसके साथ अन्य जो मित्र था वह आगे बढ़े, उनका होटल आगे था। जो दो वकील मित्र थे वह पीछे, उनका होटल नज़दीकी था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे कोट तो तर हो गए थे, यानी वह किनारे किनारे चल रहे थे, सड़क के किनारे किनारे से चल रहे थे और जो ओवरकोट थे वह भीग चुके थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कन में बारिश थी। यानी जो कोहरा था और कोहरा में शबनम की बूंदें गिर रही थी, तो उससे वह बारिश नहीं थी, लेकिन वह बारिश दिख भी नहीं रही थी, लेकिन वह भीग चुके थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। यानी वहाँ की सर्दी इतनी थी कि कोट पर और एक कंबल पहनते तो अच्छा होता था, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था या ऐसा लग रहा था।
रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। यानी उनके रास्ते जो नैनीताल है, रास्ते में बेंच पड़ी थी, यानी वहाँ बेंच अभी खाली पड़ी थी, वहाँ पर बैठने वाला कोई नहीं था। जी में आया बेंच हो रहा था, यानी ऐसे वह सर्दी से आकड़ रहे थे कि बेंच की अवस्था के जैसे इनकी अवस्था हो रही थी। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। यानी लेखक को लग रहा था कि जल्दी से होटल के रूम में जाकर कपड़े बदल कर बिस्तर ओढ़कर या ओढ़ने की चादर है वह ओढ़कर गर्मी में सो जाए, लेकिन साथ में जो मित्र थे वह मित्र धीरे गति से चल रहे थे, उनको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, तो लेखक भी अकेला जा नहीं सकते थे। और वहाँ कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा न था। यानी वहाँ क्या होगा आगे, कैसा होगा, इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठो। अन्य जो मित्र है उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठो। हम उस जूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। यानी रात के समय सर्दी भी लाजवाब है। उस समय में वह लोहे की बेंच, ठंडी बेंच पर बैठ जाते हैं तालाब के पास। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो अभी। यानी वह 5, 10, 15 मिनट हो गए, कोई उठ नहीं रहा था, वहीं बैठे थे। तो लेखक ही कहते हैं कि चलो चलो यहाँ से। तो वह अन्य मित्र कहते हैं, अरे ज़रा बैठो यहाँ पर, ऐसा वहाँ कहते हैं। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चार न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। यानी वह अन्य जो मित्र है उन्होंने पकड़कर बैठाया तो एक लाचार बनकर वहीं पर बैठना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह बैठना ज़रा न था, बहुत था। यानी वह उनसे छुटकारा पाना मित्रों से आसान नहीं था लेखक के लिए, और वह ज़रा सा नहीं, बहुत कुछ समय पर वहीं पर बैठे रहे। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, घुट कूट रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। यानी वह सर्दी में बैठे बैठे वह सर्दी के कारण अकड़ रहे थे, और तो वह बोर भी हो रहा था। तो वह एक मित्र बोला कि देखो वह क्या है। मैंने देखा कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बड़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई कोई सर्दी में देखा तो वहाँ एक सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेदी में, यानी उस बर्फ़ की कुहरे की सफ़ेदी में एक काली सूरत वाला जो इंसान था वह इनकी तरफ आ रहा था। तो लेखक ने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। यानी वह 3 गज की दूरी पर, यानी 3 फीट की दूरी से पता चला कि वह लड़का एक लड़का है जो बड़े बालों को खुजाता हुआ इनके पास आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है। यानी उसकी अवस्था ऐसी थी, उसके पैर में कोई जूता चप्पल नहीं था, नंगे पैर था, एक मैली सी कमेट थी, और जो उसके बाल भी बड़े बड़े हुए थे, उसके बाल पर, सिर पर भी कुछ बांधा न था। उसको कहाँ जाना है, किस प्रकार जाना है, यह भी कुछ मालूम न था। सर्दी के कारण काँप रहा था बेचारा। काँपते काँपते उसके पैर किस ओर, किस दिशा में जा रहे थे, यह वह खुद को भी पता नहीं था। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दाया और न बाया है, क्योंकि सर्दी के कारण पूरा वो निठुर चुका था, काँप रहा था। सर्दी के कारण उसके पैर कहाँ, किस दिशा में जा रहे थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर्दी के कारण वो काँप रहा था। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। यानी वहाँ जो लालटेन है वहाँ की, उस प्रकाश में आने के बाद पता चला कि उसका रंग तो गोरा है, 10 बरस का है, गोरा है, 10 बरस का कोई बालक है, गोरा है, लेकिन जो मैल के कारण उसका चेहरा काला पड़ गया है। आंखें आछी पड़ी आंखें आछी पड़ प- आ-
आंखें अच्छी पड़ी पर रुकी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है, वह हमें न देख पाया। यानी वहाँ पर ऐसा लगा उसको देखने के बाद कि उसकी आंखें अच्छी है मगर बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन रुकी हुई है, निराश है, हताश है बेचारा, समस्या में डूबा हुआ है, सर्दी में कहाँ जाएगा। और उसका जो माता था वह माता कम उम्र में भी झुर्रियों जैसा झुर्रियों में छा गया था। यानी वह बूढ़े चेहरे पर जिस प्रकार झुर्रियाँ आती है उसी प्रकार वह बालक के माथे पर भी झुर्रियाँ आ गई थी। वह हमें न देख पाया। यानी उसने इस लेखक और लेखक के मित्र ने को नहीं देखा। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। उसकी अवस्था ऐसी थी उस बच्चे की। यानी वो बाल विमर्श की जो कहानी है, बाल विमर्श कहते हैं, बाल विमर्श भी इस कहानी में दिखाया हुआ है। वो बालक की जो कहानी, बालक ऐसा है, उसको ऊपर का कोहरे की कोई पहचान नहीं थी, अंधेरा था और ना ही तालाब का उसको सिर्फ उसका जो वर्तमान था वही दिख रहा था, बाकी आसपास का कोई माहौल नहीं दिख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। यानी उसके मित्र ने, लेखक के मित्र ने आवाज़ दी ए बोल के, तो उसने वहाँ जाग कर वहाँ देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? अभी मित्र ने पूछा। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? यानी वहाँ उसने आंखें फाड़ी तो लेखक का मित्र कहते पूरी दुनिया जो है वहाँ सो गई है, तू ही अकेला क्यों इस कोहरे में, इस सर्दी में घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा चेहरा लेकर खड़ा रहा। यानी वह बालक जो है, बालक मौन मुख यानी मुख से कुछ नहीं बोला, फिर भी वह उसका चेहरा बोल रहा था, चेहरे पर जो भाव थे वह भाव बोल रहे थे। लेखक कहाँ सोएगा, यही कही। लेखक की जो मित्र है वह कहते कहाँ सोएगा, तो वह बच्चा कहता यही कही। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। यानी वह पूछते हैं कि कल कहाँ सोया था, तो वो बच्चा कहता है दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? यानी लेखक का मित्र बोलते हैं कि आज वहाँ पर क्यों नहीं सोए तुम? तो वह कहता है बच्चा कि नौकरी से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो वह फिर लेखक का मित्र पूछता है कि क्या नौकरी थी, कौन सी नौकरी करते थे? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना, फिर नौकरी करेगा। यानी वह लेखक को बता रहा है कि सब काम करना पड़ता था, वहाँ का जो भी काम है सब कुछ काम करना पड़ता था, 1 रुपया मिलता था और झूठा खाना खाने में दिया जाता था। फिर लेखक का मित्र पूछता है कि तू फिर नौकरी करेगा? तो वह बच्चा हाँ में जवाब देता है। बाहर चलेगा? अभी वह लेखक का मित्र बोल रहा है बाहर चलेगा। तो वह बच्चा बोलता है हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। तो वह लेखक का मित्र जो है वह भी पूछ रहा है कि आज तूने क्या खाना खाया? तो बच्चा जवाब दे रहा है कुछ भी नहीं। बालक जवाब, आप खाना मिलेगा? अ, वह बच्चा पूछ रहा है कि आप खाना मिलेगा? तो वह लेखक के मित्र बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, यूँ ही सो जाएगा। हाँ, कहाँ? यानी वह लेखक का मित्र बोल रहा है कि तू ऐसे ही भूखा सो जाएगा? तो वो बच्चा हाँ में जवाब देता है और फिर वह लेखक का मित्र बोलता है कि कहाँ पर सोएगा तू? तो वह बोलता है फिर से यही कही, इन्हीं कपड़ों में। यानी यही कही, इन्हीं कपड़ों में मैं सो जाऊंगा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुड़ मुख खड़ा रहा। आँख आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रकाश माँ बाप है। यानी वह उसकी आंखें बोल रही थी, वह तो उतना बोलकर चुप हो गया और वह लेखक सोच रहे हैं कि न जाने इसके माता पिता कैसे होंगे, इस हालात में बच्चे को छोड़ा है। अभी वह लेखक के मित्र पूछ रहे हैं कि माँ बाप है? तो वह बच्चा है ऐसा जवाब देता है। फिर लेखक का मित्र पूछता है कहाँ है? कहाँ यानी कहाँ पर है? तो वह कहता है बच्चा 15 कोस दूर गांव में है। यानी वह शहर आया हुआ है बच्चा, और उसके माता पिता जो है वो यहाँ से नैनीताल से 15 कोस दूर किसी गांव में रहते हैं। तू भाग आया? वह पूछ रहे हैं बच्चे को कि तू भाग आया? बच्चा बोलता है हाँ। और वह फिर लेखक के मित्र बोलते हैं क्यों? तो वह नीचे वो बालक जवाब दे रहा है, मेरे कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया, वहाँ काम नहीं। यानी वहाँ मेरी कई छोटी यानी कुछ
छोटे बड़े कुछ भाई बहन हैं, तो वहाँ कुछ काम भी नहीं था, तो मैं वहाँ से भाग आया, घर से भाग आया, और रोटी भी नहीं थी खाने के लिए। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी। यानी वहाँ पर वो जो अवस्था है, वहाँ अवस्था किस प्रकार बताई हुई है। घर में कुछ खाना पीना नहीं है, घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको भी खाना पीना नहीं है, और रो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसका पिता जो था, बाप भी भूखा था, लेकिन इन बच्चों को मारता था, और माता जो थी, उनकी माँ जो थी, वह बेचारी रोती थी। सो भाग आया, यानी इस कारण से वह भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह आप नहीं है। यानी वह कहता है कि मेरे साथ मेरा एक और साथी था, मुझसे बड़ा ही था, लेकिन वह भी मेरे साथ आया था, लेकिन अब वह मेरे साथ नहीं है। कहाँ गया? लेखक के मित्र पूछ रहे, कहाँ गया? वह बच्चा मर गया। मर गया? वह आश्चर्य से पूछ रहे, मर गया? फिर वह बच्चा बोल रहा है, मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। तो वह बच्चा बोल रहा है कि उस दुकानदार ने, जहाँ पर हम काम करते थे, वहाँ के साहब ने मारा और वह मर गया चोट लगने के कारण। अच्छा, हमारे साथ चल। अभी लेखक के मित्र बोल रहे हैं कि अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हमें वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। यानी वह बच्चा इनके साथ चला, और वह लौटकर वकील दोस्त की होटल में पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, शोर में हल्की सी झंझाहट थी, कुछ लापरवाही थी। यानी वकील दोस्तों को वहाँ बुलाते थे, वह ऊपर के कमरे में थे, तो वह कश्मीर में जैसे जिस प्रकार ठंड से बचने के लिए लोग वह कोट पहने थे, उस प्रकार उन्होंने कोट पहना हुआ था। पैरों में मोजे थे, चप्पल थी, और वह एक हल्की सी लापरवाही से बोल रहे थे, आहा, फिर आप कहिए। तो वह पूछ रहे हैं कि आहा, फिर आए हो आप हमसे मिलने, तो पूछिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। अभी वो वकीलों से पूछ रहे हैं कि आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? तो देखिए ये लड़का है, कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं? तो वकील पूछ रहे हैं कि कहाँ से ले आए हैं, इसे आप जानते हैं? और वहाँ एक मित्र बोलता है, जानता हूँ, यह बेईमान नहीं नहीं हो सकता। कि वह लेखक का जो मित्र है, वह कहता है कि इसको मैं खूबी जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। यदि बेईमानी से वह जीता, तो इस कोहरे में इतनी विकट स्थिति उत्पन्न न होती थी। एक सहज सी बात है। यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे की कहानी आगे के भाग में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पूर्व बताना चाहता हूँ, ऐसे सभी रचनाओं का पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।